दिन हो गए इस घटना को। यूपीएससी के 3 छात्र जो जल भराव की वजह से जिनकी जान गई, उसके बाद प्रदर्शन चल रहा है और वो अपने अध्यापकों से, अपने टीचरों से सवाल पूछ रहे हैं। उन्हीं में से एक टीचर, चर्चित टीचर अवध ओझा जी न्यूज़ रूम में है, जिनको लेकर के जब मैं फील्ड पे था, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, तब भी छात्र बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। सर, बिना लाग लपेट के मेरा पहला सवाल यही, कहाँ थे आप 4 दिन? मैं कहीं नहीं था, मैं छात्रों के बीच में ही था। दरअसल क्या होता है कि उत्तेजना और युवा दोनों का मिलन बड़ा खतरनाक होता है। दुर्घटना घटी, बड़ी दुखद घटना घटी, बहुत दुखद घटना घटी। मैं दिल्ली में ही था, हूं भी। मुझे ये लग रहा था कि जो मेन समस्या है, मूल उग्रता, उत्तेजना से कुछ नहीं होने वाला। सूरत में घटना घटी 2019 में, 22 लड़के जलकर मरे। अभी राजकोट में घटना घटी, गेमिंग जोन में लड़के मरे, जलकर मरे। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं। मेरा कहना यह है, जो कि अभी मैंने अपने चैनल पे भी इसको इशू किया, मैंने कहना यह है कि समस्या का जो मूल है कि अगर सरकार एक कानून बनाए, हम कानून की मांग करें। मैं अपने विद्यार्थियों से, स्टूडेंटों से, छात्रों से ये कह रहा हूं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आपको, मैं आपके साथ हूं, आप चलिए मेरे साथ। मैं मांग करता हूं कि कानून बनाया जाए कि जो भी संस्था का ओनर है, जैसे मैं संस्था चलाता हूं अवध ओझा क्लासेस, अगर मेरे सेफ्टी कंप्लायंस नहीं है तो पहले बात तो मुझे एनओसी नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मुझे एनओसी मिलती है तो मेरे संस्था में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो मुझे और उस एनओसी देने वाले अधिकारी को आजीवन कारावास होना ही चाहिए। जब तक कठोर दंड का विधान नहीं होगा ये घटनाएं घटती रहेंगी। 6 महीने बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी सीलिंग कर देंगे, दिखा देंगे, कार्रवाइयां कर देंगे, फिर 6 महीने बाद क्या होगा? मेरे सामने मेरे कोलीग संजीव वर्मा सर, मतलब इकोनॉमी में उतना बड़ा नाम इंडिया में नहीं था, सिर्फ बेसमेंट में दम घुटने की वजह से उस आदमी की मृत्यु हुई थी क्लास चलते वक्त। अच्छा, 2 से 4:30 वाली वो क्लास ले रहे थे। संजीव वर्मा सर, बहुत बड़ा नाम संजीव वर्मा सर, और मैं करोल बाग में क्लास ले रहा था उसी वक्त पर, और क्लास दोनों आदमी ले रहे थे, और बेसमेंट की क्लास थी। मैं कई बार कह चुका था कि सर बेसमेंट की क्लास में घुटन होती है, और बेसमेंट की क्लास थी, और संजीव वर्मा की डेथ बेसमेंट में क्लास लेते वक्त हुई। उस वक्त किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। कौन सी कोचिंग थी? अजीरामैन रवि ही थी, वहां पे इकोनॉमी के वो टीचर थे, वहां क्लास ले रहे थे। बात, घटना आई गई हो गई, किसी से कोई मतलब नहीं रहा, वो बेचारे चले गए। लेकिन बेसमेंट की क्लासेस और बेसमेंट में बैठना तो बहुत घातक है, बहुत ज्यादा घातक है। मुझे एक घटना याद है, मैं क्लास ले रहा था, एक लड़का आया, नया लड़का था। उसने कहा सर ये बेसमेंट के क्लास में तो एक ही एंट्रेंस है। मैंने कहा हाँ बेटा है तो एक ही एंट्रेंस। कहा सर कोई घटना घट जाए तो हम भागेंगे कैसे? 500 की क्लास, 400 की क्लास। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, एक तो सेफ्टी कंप्लायंस, दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास। सारी कोचिंगों को आदेश दिया जाए, मेरी भी तो चल रही है, कि मिनिमम 100, मैक्सिमम 200 से ज्यादा किसी क्लास में छात्र की संख्या नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जिसमें अगर सरकार चाहती कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें तो उसको एक विधान स्ट्रिक्ट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये महीने 2 महीने की बात है, फिर चीजें शुरू हो जाएंगी। आपके सुझाव और आपके जो बात है वो सब अपनी जगह सही है। छात्र ये पूछ रहे थे कि 4 दिन से ओझा सर थे कहाँ, हमारे मुद्दों पे बोल क्यों नहीं रहे थे? उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो जब घटना हुई तो कम से कम संवेदना ही व्यक्त करते, लेकिन वो संवेदना भी नहीं व्यक्त कर रहे थे। वो उनसे हम सवाल पूछ रहे थे कि हमारे बीच आए, वो हमारे बीच भी नहीं। कहाँ सवाल पूछ रहे थे? गाली दे रहे थे। इतनी सारी वीडियो भेज रहे थे, गाली दे रहे थे। उनको क्या पता मैं किस परिस्थिति हूं। मेरे पिता की उम्र 90 वर्ष है। मैं 27 तारीख को वर्कशॉप लिया हूं जयपुर में। मेरे पिताजी की 90 वर्ष उम्र है। इन सारे घटनाओं से वो इतने ज्यादा आहत हुए हैं, इतने ज्यादा, मतलब उनको लगा कि ये मैंने किया है। मेरी माँ और मेरे पिता दोनों इतने बुजुर्ग हैं, और जिस तरह से माहौल बना देश में, जिस तरह से मेरी माँ को कचहरी में जाके वकीलों ने बताया कि तुम्हारा बेटा तो वहां लड़के मर गए उसकी कोचिंग में, उन्होंने किसी ने ये थोड़ी कहा कि फला फला कोचिंग में जाके मर गए। मेरी माँ को कचहरी में जाकर वकीलों ने कहा कि तुम्हारे बेटे की कोचिंग में लड़के मर गए हैं, उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लग गया है, और दोनों की स्थिति खराब हो गई। ये जो इन लोगों ने किया कि अवध ओझा कहाँ थे, अवध ओझा कहाँ थे, वो मेरे बुजुर्ग माँ बाप जिनको ये बताया जा रहा, समाज ये बता रहा है कि तुम्हारे लड़के ने किया, तुम्हारे लड़के ने। किसी को क्या पता? यूट्यूब पे जिस तरह से बातें चल रही, सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया,
मुझे ढूंढा जा रहा था, मैं नहीं आता वहां पर, एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आता, मैं जिम्मेदार था। मैं 27 तारीख को निकला, मैं गुरु महाराज के पास पहुंचा, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मुझे पता चला कि यार दिल्ली में ऐसा ऐसा कांड हो गया है। इससे पहले कि मैं दिल्ली पहुंचूं, मेरे माता पिता दोनों की स्थिति खराब हो गई। उनको जाके मेरी माँ को वकीलों ने बताया कि भैया आपके लड़के की कोचिंग में वारदात हो गई है, 3 लड़के मर गए हैं, आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताओ पांडे जी, जिसके बुजुर्ग माँ बाप सदमे में आ जाएंगे, वो अपने घर जाएगा, अपने माँ बाप को देखने की यहां आएगा। माँ बाप को क्या पता कि किसके कहां घटना घटी। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देव कीर्ति। हाँ ठीक है, आप हमसे आशा करते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे भी। मैंने आज जो मांग रखी है, मैं उसकी एक ऐसे थोड़ी होता है कि 1000 लोग सड़क पे आ गए। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है, किससे मांगना है, क्या डिमांड रखनी है, क्या फ्रेम करना है, ये सब। नहीं सर, प्रोटेस्ट तो राइट है ना स्टूडेंट का, एकदम राइट है, प्रोटेस्ट एकदम राइट है, लेकिन मांग किससे करनी है, मांग क्या करनी है। जैसे मैंने कहा 4 मांग कर लो, 4 सूत्रीय प्रोग्राम मैंने निकाला। पहला सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, और फिर एक सिविक सेंस स्टूडेंट में भी होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं आप वहां देखें कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए चीजें नहीं है, आप उसका विरोध करें। उस वक्त आप क्यों वहां पर समझौता कर लेते हैं। सेफ्टी कॉम्प्लायंस अगर कोचिंग नहीं रखती है तो ये स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो लिखित दे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में अगर एक बात आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लिखते हैं, सरकार तुरंत हरकत में आती है कि नहीं आती है। सर एक बच्ची ने शिकायत की थी उस कोचिंग की कि इस लाइब्रेरी में दिक्कत है, इस लाइब्रेरी में पानी भर जाता है। एमसीडी को 2 बार उसने याद भी दिलवाया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद ये घटना होती है। मैं कह रहा हूं ना, तो ये घटनाएं, अगर इसका विधिक कानून नहीं बनेगा, दबाव बनना चाहिए कोचिंग ओनर पर, अधिकारियों पर दबाव बनना चाहिए। मैं तो यही बात कह रहा हूं। मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। गुप्ता जी जो मेरे ओनर हैं, उन्होंने मुझसे कहा आज भी मेरी बेसमेंट खाली है, जहां इस वक्त मेरी कोचिंग है अवध ओझा क्लासेस, उसकी बेसमेंट आज भी खाली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, आप 18 में ले लो। मैंने कहा भाई साहब बेसमेंट में जाना नहीं है, मैंने बेसमेंट में बहुत क्लास ली है और मैं जानता हूं बेसमेंट की क्या स्थिति है, और आज नहीं तो कल, ये मैंने उनसे कहा कि आज नहीं तो कल आप देख लेना ये सारी बेसमेंटें बंद हो जाएंगी। बेसमेंट मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप, आप अंदर चले गए, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद, मैंने संजीव वर्मा सर की बात बताई, मैं क्लास ले रहा था, भूकंप आ गया, लड़के बेचारे भागे। हमने कहा देखो यार भागने से कोई फायदा है नहीं, धीरे धीरे निकल लो, जो होना होगा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे इसमें। तो बेसमेंट मतलब कि आप तो ये मान के चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पे लगी ही हुई है। तो आप लोगों ने पहले कभी शिकायत की, कभी अपने जो कोचिंग के ओनर्स होते हैं, आप तो पढ़ाते रहे कई कोचिंगों में, तो कभी रखा कि भाई इसमें क्यों पढ़ा रहे हो, इसमें बच्चों तो जान। अब मैंने तो देखे क्लास में इतने बच्चे भर जाते हैं कि बाप रे बाप, देख कर लगता है मोटा मोटा चश्मा लगाए बच्चे बैठे हुए, टीचर वहां दूर से पढ़ा रहा है, दिख ही नहीं रहा कौन टीचर है कौन नहीं है। कोचिंग के पास एक ही जवाब होता है, अगर आप उससे कहें कि आप अपने लिए फिर ऐसी कोचिंग ढूंढिए जहां बेसमेंट में क्लास ना हो। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं सबके पास बेसमेंट में क्लास है। आज क्या सारी कोचिंग सील हो गई है क्या? सबकी ज्यादा, जो बेचारे छोटी छोटी कोचिंगें चला रहे थे, जिनके किसी तरह खर्चा चल रहा था, उनको सील कर दिया। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबकी बेसमेंट खुली हुई। नहीं, दृष्टि IAS पे और यहाँ पे वाजीराम और भी 3 4 5 पे कार्रवाई हुई है। नेहरू विहार में कार्रवाई हुई है, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी कार्रवाई हुई है। तो ये कार्रवाई सिर्फ अभी दिखाने के लिए हो जाती है या फिर ये मुकम्मल कार्रवाई हो जाती है? अगर दिखाने के लिए नहीं होती तो इतनी सारे कांड होने के बाद वो रिपीटिशन क्यों होता है? जब मुखर्जी नगर में आग लगी 2023 में जी, बच्चों का बिल्डिंग से कूदता हुआ वीडियो निकला था वो जी, और लोगों ने कहा मुखर्जी नगर सील हो गया। कहां सील हुआ था तब मुखर्जी नगर? मतलब 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे, 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे। फिर वहां सारी चीजें चल रही थी। अब तो इतनी बड़ी घटना घट गई, फिर जाके लॉक लगा देंगे। तो बेसिकली क्या है ना कि हम इस पे चाहे जितना प्रोटेस्ट करें, हंगामा करें, मैं तो जानता हूं ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, हमें गाली दे रहे हैं या जिसे भी गाली दे रहे हैं वो उनका हक है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो एकदम गाली दे रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, आप हमारे लिए क्यों नहीं लड़ रहे। पर लड़ने का एक तरीका है,
लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ही देश में अपने आप अपने तरीके से कब लड़ना शुरू करेंगे बच्चों के लिए? मैं तो आज मैंने 4 सूत्री प्रोग्राम निकाला है और इसी हफ्ते मैं यहाँ के जो हमारे प्रदेश के लीडर हैं, दिल्ली प्रदेश के, उनसे मिलूंगा और केंद्र के लीडर हैं, मैं उनसे मिलूंगा और अपने 4 सूत्री प्रस्ताव को रखूंगा कि इसको ध्यान में रखा जाए कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, अगर भविष्य में ऐसी घटना होगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने जो है केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व को अवगत नहीं कराया था। लेकिन जैसे छात्र आंदोलित हैं और आंदोलन को एक दिशा चाहिए होती, कल कई सारे छात्र मुझे मिले और ये मैं चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर में था चाहे मुखर्जी नगर में था, वो आपके ही बयानों को कोट करते हुए कह रहे थे कि ओझा सर कहते हैं कि राजा बनना है कि नहीं बनना है, तुम कट्टा चला लो, ये वो टाइप से बातें करते हैं। और आज हम जब यहाँ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे बीच आ भी नहीं रहे कि कम से कम मार्गदर्शन ही कर दें, तो क्या आप जाएंगे? पहले बात तो मैंने किसी छात्र को कट्टा चलाने के लिए नहीं कहा। अगर किसी क्लिपिंग में मैंने किसी को कहा कट्टा चलाने के लिए तो मैं पहले बात तो मैंने सिर्फ छात्रों से ये कहा, यही तो इनकी दशा है कि जिससे ये परेशान है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस समस्या के लिए इन्हें लड़ना है उस तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे। इनका ध्यान अवध ओझा और विकास देव कीर्ति पे है। जो इनकी समस्या है उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी समस्या है। ओझा सर ये कहते हैं अगर तुम इतने समझदार बन गए होते, ताकतवर बन गए होते, ये स्थिति आती ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करना चाहिए। मैं ये और शक्ति का अगर विकास कर लिया तो फिर प्रोटेस्ट का अपना एक तरीका है। उसका एक गांधी जी ने 2 साल आंदोलन चलाया, कोई ना मारा गया, ना कोई पीटा गया, ना किसी के पानी छिड़का गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तैयारी करनी पड़ती है, वो उतर कर कूदना नहीं होता है। जब कोई घटना घटित होती है, जलियांवाला बाग कब घटित हुआ? 1919 में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1920 में। व्यवस्था करनी पड़ती, स्वरूप बनाना पड़ता है, यह नहीं कि जाके तुरंत कूद गया। और लड़कों ने क्या किया? आज तनु जैन गई प्रोटेस्ट की साइट पर, ट्वीट किया उस लेडी ने कि आप कहते हो टीचर क्यों नहीं आते, टीचर क्यों नहीं आते, और टीचर आए तो आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो। जितने भी टीचर गए तो पता चला आप बॉयकॉट कर रहे हो उनको। अरे भाई, टीचर कोई भी आया तो है आपके दर्द सुनने के लिए, आप उसको बोलो तो मेरा ये दर्द है। जो टीचर गए कम से कम उनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए। उनके साथ बदसलूकी का क्या मतलब है? ट्वीट किया उन्होंने। तो शांति बनाना है, इस मुद्दे को उठाना है, आगे लेके चलना है और सरकार को, प्रदेश को भी और केंद्र को भी इस बात से अवगत कराना है कि सर, हमारे सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां, हमारा जीवन खतरे में है। अगर हमारे लिए एक सख्त कानून नहीं बनाया गया, जैसे मैंने कहा लिमिटेड सीट का कानून, सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस का, कि सेफ्टी, जहां सेफ्टी नहीं है आप क्यों देते हो एनओसी उसका। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, चाहे वो संस्थान में जाएं, चाहे किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, तो आजीवन कारावास का कानून बहुत बढ़िया कानून है। ये बात आपकी मैं मान गया कि आप ये मांगे रखोगे। आप ये कह रहे हो कि आंदोलन के लिए तैयारी करनी चाहिए। कई बार होता है कि जब आंदोलन तुरंत स्टार्ट होता है। मैंने आज हमारे साथ जो हमारा लड़का है, सारा काम देखता, गंगाधर द्विवेदी, मैंने उससे कहा कि इसमें से जो 10-15 लड़के हैं जिन्होंने लीडरशिप संभाल रखी है, उनको बुलाओ, मेरी मीटिंग कराओ उनसे कि वो क्या करना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है भीड़ में गए, कूद गए और उस भीड़ में अनसोशल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और उन्होंने आग लगा दी, अराजकता फैला दी, फिर तो इनका कैरियर खत्म हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि कोई अनसोशल एलिमेंट नहीं, हम तो छात्र हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे हैं ना, उनका तो कहना एकदम जायज है। वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि अनसोशल एलिमेंट। यही बात बिहार के एक डीएम की हत्या हुई थी बिहार में जी, सिर्फ इसी बात पर कि साहब वहां सिर्फ 150 लोग खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाएंगे तो यह स्थिति संभल जाएगी। सिर्फ इसी बात पर डीएम, आईएएस ऑफिसर। लेकिन वहां तो स्टूडेंट है और उस प्रोटेस्ट का ये कौन जानता है कि स्टूडेंट है? ये कौन जान रहा है स्टूडेंट है? आप अपनी गारंटी लेंगे कि वहां सिर्फ स्टूडेंट है? उस भीड़ में हमने कहा ना, मैंने आज गंगाधर द्विवेदी से कहा कि इनका जो लीडर है, 2-4 लड़के होंगे जो इनके लीडर होंगे, उनको बाहर निकालो। मुझे कोई ऐसा लीडर दिखा नहीं वहां पे। हाँ, तो बिना लीडरशिप के मूवमेंट कहां होगा? फिर तो अराजकता होगी। मैंने उससे कहा कि इनके जो 2-4 लीडर हैं इनको बाहर निकालो, आओ बुलाओ, बैठ के बात करते हैं, इनको ले चलते हैं, ज्ञापन देते हैं, नेतृत्व से, प्रदेश की नेतृत्व से मिलते हैं, केंद्र की नेतृत्व से मिलते हैं, इनके मुद्दे को रखते हैं कि साहब अगर भविष्य में कोई कांड होगा तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी होगी, ये हमारी मांगे हैं।
कानून बनाया जाए, अब हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल न की जाए। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप देखते रहे, आप भी, आपका भी इलाहाबाद से नाता, हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़े, हमने देखा कई बार ज्ञापन देते हैं, कार्रवाई नहीं होती तो छात्रों का आंदोलन करना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो कार्रवाइयां होती हैं। मान लीजिए आपने ज्ञापन नहीं दिया और सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो क्या आप लोग अपनी तरफ से कोई आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी की अपनी सीमाएं हैं जी। एक आंदोलन बिना नेतृत्व के हुआ, कितने लोग मारे गए? 1942 का आंदोलन, वहां नेतृत्व नहीं है। आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन होता ही नहीं। आंदोलन जब भी होगा उसका कोई ना कोई नेतृत्व होगा। अब मैंने कल की घटना देखी, सारे पार्टी वाले आ गए, पॉलिटिकल पार्टी वाले, मेयर को हटा दो, कमिश्नर को हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। ये हमारी मांग थोड़ी है। मान लीजिए आज मेयर हट गया, कल कमिश्नर हट गया, फिर क्या होगा? क्या हमारी सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी? तो चूंकि ये यूपीएससी के छात्र हैं, आईएएस बनने जा रहे हैं, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने पोस्टर भी लगाया, फ्यूचर ब्यूरोक्रेटों ने मेरे नाम को लेकर कविता भी लिखी। हाँ, बड़ी प्यारी कविता है वो, अवध ओझा तो बोझा है। हाँ, अवध ओझा तो बोझा है। हाँ। और पता नहीं क्या लिखा कि ऐसा वैसा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो उनकी प्रेम है, यही लड़के प्रेम भी। बुरा लगता है आपको? क्यों बुरा लगेगा? जब किसी को दर्द होगा। अभी एक वीडियो आई थी, उसमें एक डॉक्टर एक बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा था, वो बच्चा उस डॉक्टर को मां बहन की गाली दे रहा था। अब डॉक्टर को बुरा लगेगा? अगर डॉक्टर को बुरा लग गया तो फिर वो डॉक्टर किस बात का है? अगर टीचर को बुरा यही लड़के इतना प्रेम देते, इतना सम्मान देते, इतनी इज्जत देते हैं, अगर आज ये क्रोध में है, गुस्से में है, नहीं समझ पा रहे हैं और ये गाली भी दे रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि घटना राव आईएएस में हुई और उसके बाद सवाल तमाम उठाए गए, लेकिन ये आप और विकास देव कीर्ति इस विरोध के केंद्र में कैसे आ गए? नहीं, विकास देव कीर्ति और अवध ओझा केंद्र में इसलिए आए क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का युग है उसमें अगर राउज आईएएस डाला जाएगा तो ना तो उस पर कोई सब्सक्राइबर आएगा और ना व्यूअरशिप आएगी। ये तो एल्गोरिथम का जो खेल है सोशल मीडिया का, उसके चक्कर में आए। मेरी जो कोचिंग है अवध ओझा क्लासेस, कोई भी चला जाए, आप अपनी टीम लेकर चले जाओ, अगर सेफ्टी कॉम्प्लायंस एक भी फुलफिल नहीं हुआ होगा, कल मैं कोचिंग बंद कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं छोड़ नहीं है। तो पहले आप तो मुझे एनओसी नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मुझे एनओसी मिलती है तो मेरे संस्था में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो मुझे और उस एनओसी देने वाले अधिकारी को आजीवन कारावास होना ही चाहिए। जब तक कठोर दंड का विधान नहीं होगा ये घटनाएं घटती रहेंगी। 6 महीने बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी सीलिंग कर देंगे, दिखा देंगे, कार्रवाइयां कर देंगे, फिर 6 महीने बाद क्या होगा? मेरे सामने मेरे कोलीग संजीव वर्मा सर, मतलब इकोनॉमी में उतना बड़ा नाम इंडिया में नहीं था, सिर्फ बेसमेंट में दम घुटने की वजह से उस आदमी की मृत्यु हुई थी क्लास चलते वक्त। अच्छा, 2 से 4:30 वाली वो क्लास ले रहे थे। संजीव वर्मा सर, बहुत बड़ा नाम संजीव वर्मा सर, और मैं करोल बाग में क्लास ले रहा था उसी वक्त पर, और क्लास दोनों आदमी ले रहे थे, और बेसमेंट की क्लास थी। मैं कई बार कह चुका था कि सर बेसमेंट की क्लास में घुटन होती है, और बेसमेंट की क्लास थी, और संजीव वर्मा की डेथ बेसमेंट में क्लास लेते वक्त हुई। उस वक्त किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। कौन सी घटना आई गई हो गई, किसी से कोई मतलब नहीं रहा, वो बेचारे चले गए। लेकिन बेसमेंट की क्लासेस और बेसमेंट में बैठना तो बहुत घातक है, बहुत ज्यादा घातक है। मुझे एक घटना याद है, मैं क्लास ले रहा था, एक लड़का आया, नया लड़का था, उसने कहा सर ये बेसमेंट के क्लास में तो एक ही एंट्रेंस है। मैंने कहा हाँ बेटा है तो एक ही एंट्रेंस। कहा सर कोई घटना घट जाए तो हम भागेंगे कैसे? 500 की क्लास, 400 की क्लास। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, एक तो सेफ्टी कंप्लायंस, दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास। सारी कोचिंगों को आदेश दिया जाए, मेरी भी तो चल रही है, कि मिनिमम 100 मैक्सिमम 200 से ज्यादा किसी क्लास में छात्र की संख्या नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जिसमें अगर सरकार चाहती है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें तो उसको एक विधान स्ट्रिक्ट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये महीने 2 महीने की बात है, फिर चीजें शुरू हो जाएंगी। आपके सुझाव और आपके जो बात है वो सब अपनी जगह सही है। छात्र ये पूछ रहे थे कि 4 दिन से ओझा सर थे कहाँ, हमारे मुद्दों पे बोल क्यों नहीं रहे थे? उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो जब घटना हुई तो कम से कम संवेदना ही व्यक्त करते, लेकिन वो संवेदना भी नहीं व्यक्त कर रहे थे। वो उनसे हम सवाल पूछ रहे थे कि हमारे बीच आए, वो हमारे बीच भी नहीं। कहाँ सवाल पूछ रहे थे? गाली दे रहे थे।
इतनी सारी वीडियो भेज रहे थे, गाली दे रहे थे, उनको क्या पता मैं किस परिस्थिति हूं। मेरे पिता की उम्र 90 वर्ष है। मैं 27 तारीख को वर्कशॉप लिया हूं जयपुर में। मेरे पिताजी की 90 वर्ष उम्र है। इन सारे घटनाओं से वो इतने ज्यादा आहत हुए हैं, इतने ज्यादा, मतलब उनको लगा कि ये मैंने किया है। मेरी माँ और मेरे पिता दोनों इतने बुजुर्ग हैं, और जिस तरह से माहौल बना देश में, जिस तरह से मेरी माँ को कचहरी में जाके वकीलों ने बताया कि तुम्हारा बेटा तो वहां लड़के मर गए उसकी कोचिंग में, उन्होंने किसी ने ये थोड़ी कहा कि फला फला कोचिंग में जाके मर गए। मेरी माँ को कचहरी में जाकर वकीलों ने कहा कि तुम्हारे बेटे की कोचिंग में लड़के मर गए हैं, उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लग गया है, और दोनों की स्थिति खराब हो गई। ये जो इन लोगों ने किया कि अवध ओझा कहां थे, अवध ओझा कहां थे, वो मेरे बुजुर्ग माँ बाप जिनको ये बताया जा रहा, समाज ये बता रहा है कि तुम्हारे लड़के ने किया, तुम्हारे लड़के ने। किसी को क्या पता, यूट्यूब पे जिस तरह से बातें चल रही, सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया, मुझे ढूंढा जा रहा था, मैं नहीं आता वहां पर, एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आता, मैं जिम्मेदार था। मैं 27 तारीख को निकला, मैं गुरु महाराज के पास पहुंचा, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर मुझे पता चला कि यार दिल्ली में ऐसा ऐसा कांड हो गया है। इससे पहले कि मैं दिल्ली पहुंचूं, मेरे माता पिता दोनों की स्थिति खराब हो गई। उनको जाके मेरी माँ को वकीलों ने बताया कि भैया आपके लड़के की कोचिंग में वारदात हो गई है, 3 लड़के मर गए हैं, आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताओ पांडे जी, जिसके बुजुर्ग माँ बाप सदमे में आ जाएंगे, वो अपने घर जाएगा, अपने माँ बाप को देखने की यहां आएगा। माँ बाप को क्या पता कि किसके कहां घटना घटी। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देव कीर्ति। हाँ ठीक है, आप हमसे आशा करते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे भी। मैंने आज जो मांग रखी है, मैं उसकी एक ऐसे थोड़ी होता है कि 1000 लोग सड़क पे आ गए। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है, किससे मांगना है, क्या डिमांड रखनी है, क्या फ्रेम करना है, ये सब। नहीं सर, प्रोटेस्ट तो राइट है ना स्टूडेंट का, एकदम राइट है, प्रोटेस्ट एकदम राइट है, लेकिन मांग किससे करनी है, मांग क्या करनी है। जैसे मैंने कहा 4 मांग कर लो, 4 सूत्रीय प्रोग्राम मैंने निकाला। पहला सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, और फिर एक सिविक सेंस स्टूडेंट में भी होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं आप वहां देखें कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए चीजें नहीं है, आप उसका विरोध करें। उस वक्त आप क्यों वहां पर समझौता कर लेते हैं। सेफ्टी कॉम्प्लायंस अगर कोचिंग नहीं रखती है तो ये स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो लिखित दे। आजकल सोशल मीडिया के दौर में अगर एक बात आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लिखते हैं, सरकार तुरंत हरकत में आती है कि नहीं आती है। सर, एक बच्ची ने शिकायत की थी उस कोचिंग की कि इस लाइब्रेरी में दिक्कत है, इस लाइब्रेरी में पानी भर जाता है। एमसीडी को 2 बार उसने याद भी दिलवाया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद ये घटना होती है। मैं कह रहा हूं ना, तो ये घटनाएं, अगर इसका विधिक कानून नहीं बनेगा, दबाव बनना चाहिए कोचिंग ओनर पर, अधिकारियों पर दबाव बनना चाहिए। मैं तो यही बात कह रहा हूं। मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। गुप्ता जी जो मेरे ओनर हैं, उन्होंने मुझसे कहा, आज भी मेरी बेसमेंट खाली है, जहां इस वक्त मेरी कोचिंग है अवध ओझा क्लासेस, उसकी बेसमेंट आज भी खाली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, आप 18 में ले लो। मैंने कहा भाई साहब, बेसमेंट में जाना नहीं है, मैंने बेसमेंट में बहुत क्लास ली है और मैं जानता हूं बेसमेंट की क्या स्थिति है, और आज नहीं तो कल, ये मैंने उनसे कहा कि आज नहीं तो कल आप देख लेना, ये सारी बेसमेंटें बंद हो जाएगी। बेसमेंट मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप, आप अंदर चले गए, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद मैंने सताई, मैं क्लास ले रहा था, भूकंप आ गया, लड़के बेचारे भागे। हमने कहा देखो यार, भागने से कोई फायदा है नहीं, धीरे धीरे निकल लो, जो होना होगा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे इसमें। तो बेसमेंट मतलब कि आप तो ये मान के चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पे लगी हुई है। तो आप लोगों ने पहले कभी शिकायत की, कभी अपने जो कोचिंग के ओनर्स होते हैं, आप तो पढ़ाते रहे कई कोचिंगों में, तो कभी रखा कि भाई इसमें क्यों पढ़ा रहे हो, इसमें बच्चों तो जान। अब मैंने तो देखे क्लास में इतने बच्चे भर जाते हैं कि बाप रे बाप, देख कर लगता है मोटा मोटा चश्मा लगाए बच्चे बैठे हुए, टीचर वहां दूर से पढ़ा रहा है, दिख ही नहीं रहा है कौन टीचर है कौन नहीं है। कोचिंग के पास एक ही जवाब होता है, अगर आप उससे कहें कि आप अपने लिए फिर ऐसी कोचिंग ढूंढिए जहां बेसमेंट में क्लास ना हो। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं सबके पास बेसमेंट में क्लास है। आज क्या सारी कोचिंग सील हो गई है क्या? सबकी ज्यादा जो बेचारे छोटी छोटी कोचिंगें चला रहे थे, जिनके किसी तरह खर्चा चल रहा था, उनको सील कर दिया। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है सबकी बेसमेंट खुली हुई। नहीं, दृष्टि आईएएस पे और यहाँ पे वाजीराम और भी 3 4 5 पे कार्रवाई हुई है। नेहरू विहार में कार्रवाई हुई है, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी कार्रवाई हुई है।
तो ये कार्रवाई सिर्फ अभी दिखाने के लिए हो जाती है या फिर ये मुकम्मल कार्रवाई हो जाती है? अगर दिखाने के लिए नहीं होती तो इतनी सारे कांड होने के बाद वो रिपीटिशन क्यों होता है? जब मुखर्जी नगर में आग लगी 2023 में जी बच्चों का बिल्डिंग से कूदता हुआ वीडियो निकला था वो, जी, और लोगों ने कहा मुखर्जी नगर सील हो गया। कहां सील हुआ था तब मुखर्जी नगर? मतलब 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे, 61 बच्चे ऑफिशियल रिकॉर्ड पर घायल हुए थे। फिर वहां सारी चीजें चल रही थी। अब तो इतनी बड़ी घटना घट गई, फिर जाके लॉक लगा देंगे। तो बेसिकली क्या है ना कि हम इस पे चाहे जितना प्रोटेस्ट करें, हंगामा करें, मैं तो जानता हूं ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, हमें गाली दे रहे हैं या जिसे भी गाली दे रहे हैं वो उनका हक है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो एकदम गाली दे रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, आप हमारे लिए क्यों नहीं लड़ रहे। पर लड़ने का एक तरीका है। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ही देश में अपने आप अपने तरीके से कब लड़ना शुरू करेंगे बच्चों के लिए? मैं तो आज मैंने 4 सूत्री प्रोग्राम निकाला है और इसी हफ्ते मैं यहाँ के जो हमारे प्रदेश के लीडर हैं, दिल्ली प्रदेश के, उनसे मिलूंगा और केंद्र के लीडर हैं मैं उनसे मिलूंगा और अपने 4 सूत्री प्रस्ताव को रखूंगा कि इसको ध्यान में रखा जाए कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, अगर भविष्य में ऐसी घटना होगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने जो है केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व को अवगत नहीं कराया था। लेकिन जैसे छात्र आंदोलित हैं और आंदोलन को एक दिशा चाहिए होती, कल कई सारे छात्र मुझे मिले और ये मैं चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर में था चाहे मुखर्जी नगर में था, वो आपके ही बयानों को कोट करते हुए कह रहे थे कि ओझा सर कहते हैं कि राजा बनना है कि नहीं बनना है, तुम कट्टा चला लो, ये वो टाइप से बातें करते हैं। और आज हम जब यहाँ सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे बीच आ भी नहीं रहे कि कम से कम मार्गदर्शन ही कर दें, तो क्या आप जाएंगे? पहले बात तो मैंने किसी छात्र को कट्टा चलाने के लिए नहीं कहा। अगर किसी क्लिपिंग में मैंने किसी को कहा कट्टा चलाने के लिए तो मैं पहले बात तो मैंने सिर्फ छात्रों से ये कहा, यही तो इनकी दशा है कि जिससे ये परेशान है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस समस्या के लिए इन्हें लड़ना है उस तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका ध्यान अवध ओझा और विकास देव कीर्ति पे है। जो इनकी समस्या है उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारी समस्या है। ओझा सर ये कहते हैं अगर तुम इतने समझदार बन गए होते, ताकतवर बन गए होते, ये स्थिति आती ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करना चाहिए। मैं ये और शक्ति का अगर विकास कर लिया तो फिर प्रोटेस्ट का अपना एक तरीका है। उसका एक गांधी जी ने 2 साल आंदोलन चलाया, कोई ना मारा गया, ना कोई पीटा गया, ना किसी के पानी छिड़का गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तैयारी करनी पड़ती है, वो उतर कर कूदना नहीं होता है। जब कोई घटना घटित होती है, जलियांवाला बाग कब घटित हुआ? 1919 में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1920 में। व्यवस्था करनी पड़ती, स्वरूप बनाना पड़ता है। यह नहीं कि जाके तुरंत कूद गया। और लड़कों ने क्या किया? आज तनु जैन गई प्रोटेस्ट की साइट पर, ट्वीट किया उस लेडी ने कि आप कहते हो टीचर क्यों नहीं आते, टीचर क्यों नहीं आते, और टीचर आए तो आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो, बॉयकॉट कर रहे हो। जितने भी टीचर गए तो पता चला आप बॉयकॉट कर रहे हो उनको। अरे भाई, टीचर कोई भी आया तो है आपके दर्द सुनने के लिए, आप उसको बोलो तो मेरा ये दर्द है। जो टीचर गए कम से कम उनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए। उनके साथ बदसलूकी का क्या मतलब है? ट्वीट किया उन्होंने। तो शांति बनाना है, इस मुद्दे को उठाना है, आगे लेके चलना है और सरकार को, प्रदेश को भी और केंद्र को भी इस बात से अवगत कराना है कि सर, हमारे सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां, हमारा जीवन खतरे में है। अगर हमारे लिए एक सख्त कानून नहीं बनाया गया, जैसे मैंने कहा लिमिटेड सीट का कानून, सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस का, कि सेफ्टी, जहां सेफ्टी नहीं आप क्यों देते हो एनओसी उसका। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, चाहे वो संस्थान में जाएं, चाहे किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, तो आजीवन कारावास का कानून बहुत बढ़िया कानून है। नहीं, ये बात आपकी मैं मान गया कि आप ये मांगे रखोगे। आप ये कह रहे हो कि आंदोलन के लिए तैयारी करनी चाहिए। कई बार होता है कि जब आंदोलन तुरंत स्टार्ट होते हैं, आपने जलियांवाला बाग का उदाहरण दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उदाहरण दिया, लेकिन हमारे सामने हालिया निर्भया की लोग इकट्ठा हुए और स्वतःस्फूर्त आंदोलन था जिसपे सरकार को झुकना पड़ा और कानून बनाना पड़ा। सिविल सोसाइटी ने निर्भया केस के 28 दिन बाद, उसी दिन कहां कोई कूदा? नहीं, प्रोटेस्ट तो शुरू हो गए थे ना। कहां शुरू हुए? उसी दिन कहां कोई कूदा? 28 दिन। और किसान आंदोलन के बाद भी आंदोलन हुए। किसान, एमएसपी आई, एमएसपी की बात उठी, किसानों का कानून आया, फिर कितना दिन लगा? उसी दिन सब मैदान में उतर आए। 1 महीना 4-5 दिन के बाद लोग मैदान में आए। आंदोलन की समीक्षा होती है, उसका नेतृत्व होता है। आप भीड़ खड़ी है,
बिहार में क्या घटना घटी, मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, वहीं का, मैं उसका मतलब नंबर तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसने मुझसे मैसेज किया कि सर हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलने के लिए आएँ, लेकिन आप एक ख्याल करिएगा, यहाँ सिर्फ तैयारी के छात्र नहीं हैं, यहाँ तैयारी के अलावा भी छात्र हैं, तो कृपया करके आप अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। वहां पर हाँ, प्रोटेस्ट ये प्रोटेस्ट साइट पे ये उसका मैसेज है मेरे पास कि सर हम चाहते हैं कि आप आएं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप, तो वहां जाने में एक तरीके की झिझक, एक तरीके का डर भी है कि कोई इस तरह के एलिमेंट मिल गए। नहीं, आप गए और आपके नाम पे जो अनसोशल एलिमेंट हैं उन्होंने हरकत करनी शुरू कर दी, आग लगा दिया, राइट्स कर दिया, तो ये तो लड़कों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर लोग, समाज मुझसे क्या कहेगा कि मास्टर तुम तो बुजुर्ग थे, तुम्हें तो सही कदम उठाना चाहिए था, तुम क्यों गए, कूद गए आग में। 4-5 मैंने आज हमारे साथ जो हमारा लड़का है सारा काम देखता, गंगाधर द्विवेदी, मैं उससे कहा कि इसमें से जो 10-15 लड़के हैं जिन्होंने लीडरशिप संभाल रखी है उनको बुलाओ, मेरी मीटिंग कराओ उनसे कि वो क्या करना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, भीड़ में गए, कूद गए, और उस भीड़ में अनसोशल एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और उन्होंने आग लगा दी, अराजकता फैला दी, फिर तो इनका कैरियर खत्म हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि कोई अनसोशल एलिमेंट नहीं, हम तो छात्र हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे हैं ना, उनका तो कहना एकदम जायज है, वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि अनसोशल एलिमेंट। यही बात बिहार के एक डीएम की हत्या हुई थी बिहार में जी, सिर्फ इसी बात पर कि साहब वहां सिर्फ 150 लोग खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाएंगे तो यह स्थिति संभल जाएगी। सिर्फ इसी बात पर डीएम, आईएएस ऑफिसर, लेकिन वहां तो स्टूडेंट है और उस प्रोटेस्ट का, ये कौन जानता है कि स्टूडेंट है, ये कौन जान रहा है स्टूडेंट है। आप अपनी गारंटी लेंगे कि वहां सिर्फ स्टूडेंट है। उस भीड़ में हमने कहा ना, मैंने आज गंगाधर द्विवेदी से कहा कि इनका जो लीडर है, 2-4 लड़के होंगे जो इनके लीडर होंगे, उनको बाहर निकालो। मुझे कोई ऐसा लीडर दिखा नहीं वहां पे। हाँ, तो बिना लीडरशिप के मूवमेंट कहां होगा, फिर तो अराजकता होगी। मैंने उससे कहा कि इनके जो 2-4 लीडर हैं इनको बाहर निकालो, आओ बुलाओ, बैठ के बात करते हैं, इनको ले चलते हैं, ज्ञापन देते हैं, नेतृत्व से, प्रदेश की नेतृत्व से मिलते हैं, केंद्र की नेतृत्व से मिलते हैं, इनके मुद्दे को रखते हैं कि साहब अगर भविष्य में कोई कांड होगा तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी होगी, ये हमारी मांगे हैं, कानून बनाया जाए, अब हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल न की जाए। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप देखते रहे, आप भी, आपका भी इलाहाबाद से नाता, हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पढ़े, हमने देखा कई बार ज्ञापन देते हैं, कार्रवाई नहीं होती तो छात्रों का आंदोलन करना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो कार्रवाइयां होती हैं। मान लीजिए आपने ज्ञापन नहीं दिया और सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो क्या आप लोग अपनी तरफ से कोई आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी की अपनी सीमाएं हैं जी। एक आंदोलन बिना नेतृत्व के हुआ, कितने लोग मारे गए 1942 का आंदोलन, वहां नेतृत्व नहीं है। आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन होता ही नहीं। आंदोलन जब भी होगा उसका कोई ना कोई नेतृत्व होगा। अब मैंने कल की घटना देखी, सारे पार्टी वाले आ गए, पॉलिटिकल पार्टी वाले, मेयर को हटा दो, कमिश्नर को हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। ये हमारी मांग थोड़ी है। मान लीजिए आज मेयर हट गया, कल कमिश्नर हट गया, फिर क्या होगा? क्या हमारी सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी? तो चूंकि ये यूपीएससी के छात्र हैं, आईएएस बनने जा रहे हैं, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने पोस्टर भी लगाया, फ्यूचर ब्यूरोक्रेटों ने मेरे नाम को लेकर कविता भी लिखी। हाँ, बड़ी प्यारी कविता है वो, अवध ओझा तो बोझा है। हाँ, अवध ओझा तो बोझा है। हाँ। और पता नहीं क्या लिखा कि ऐसा वैसा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो उनकी प्रेम है, यही लड़के प्रेम भी। बुरा लगता है आपको? क्यों बुरा लगेगा? जब किसी को दर्द होगा। अभी एक वीडियो आई थी, उसमें एक डॉक्टर एक बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा था, वो बच्चा उस डॉक्टर को मां बहन की गाली दे रहा था। अब डॉक्टर को बुरा लगेगा? अगर डॉक्टर को बुरा लग गया तो फिर वो डॉक्टर किस बात का है? अगर टीचर को बुरा यही लड़के इतना प्रेम देते, इतना सम्मान देते, इतनी इज्जत देते हैं, अगर आज ये क्रोध में है, गुस्से में है, नहीं समझ पा रहे हैं और ये गाली भी दे रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि घटना राव आईएएस में हुई और उसके बाद सवाल तमाम उठाए गए, लेकिन ये आप और विकास देव कीर्ति इस विरोध के केंद्र में कैसे आ गए? नहीं, विकास देव कीर्ति और अवध ओझा केंद्र में इसलिए आए क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का युग है उसमें अगर राउज आईएएस डाला जाएगा तो ना तो उस पर कोई सब्सक्राइबर आएगा और ना व्यूअरशिप आएगी।
ये तो एल्गोरिथम का जो खेल है सोशल मीडिया का, उसके चक्कर में आए। मेरी जो कोचिंग है अवध ओझा क्लासेस, कोई भी चला जाए, आप अपनी टीम लेकर चले जाओ, अगर सेफ्टी कॉम्प्लायंस एक भी फुलफिल नहीं हुआ होगा, कल मैं कोचिंग बंद कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा। और दूसरी बात, मैं इन छात्रों से बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं कि भैया, जब ऑनलाइन क्लास चलती है, अब आज से 10 साल पहले ऑनलाइन जैसा कोई सिस्टम नहीं था, ये बात कहना बहुत जरूरी है जी। आज ऑनलाइन क्लास चल रही है सबकी, क्या जरूरत है दिल्ली आने की सबको? इलाहाबाद का लड़का इलाहाबाद में बढ़ के नहीं पढ़ सकता? जो तुम 25,000 रुपया यहां रूम रेंट दे रहे हो, 20,000 रूम रेंट दे रहे हो, तुमको 5,000 में बेहतरीन लाइब्रेरी की सुविधा अपने शहर में मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब तो दिल्ली वो लड़का है जिसको लगता है कि भैया हमारे घर में ठेकेदार है, राजनेता है, ब्यूरोक्रेट है, हम घर में रह के नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब दिल्ली सिर्फ उनको आना चाहिए। बाकी हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है कि ऑनलाइन में इतने बेहतरीन टीचर है, इतने और भैया सब वैसे ही पढ़ाते हैं। अब के दौर में आपकी भी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप अपने शहर में रहिए, ऑनलाइन सब्सक्राइब करिए। और तो हाइब्रिड मोड है, एक नया मोड है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में क्या है कि जैसे आपने अवध ओझा क्लासेस ज्वाइन की, आपने कहा साहब हम 10 दिन ऑफलाइन भी क्लास करेंगे, तो वो भी सुविधा आपके पास है। अच्छा, हाँ, जैसे कोई क्लास आपकी है, जैसे मेरी क्लास है, मॉडर्न इंडिया की क्लास है, आपने कहा साहब ओझा साहब आपकी क्लास मॉडर्न इंडिया वाली हम ऑफलाइन करें, आइए। इकोनॉमी की ऑफलाइन करें, आइए। तो अब तो चारों तरफ सुविधा है। फीस कितनी कम है ऑफलाइन की? क्या जरूरत है सबको दिल्ली आकर 2-2 लाख रुपया फीस देने की? मुझसे लड़के कह रहे थे सर फीस इतनी ज्यादा है। आप ऑनलाइन मोड क्यों नहीं ले रहे? पढ़ना ही तो है, करना क्या है? क्या जरूरत है दिल्ली में आके भीड़ लगाने की? यहां कोई विशेष बात तो है नहीं, टीचर सब वही पढ़ाएंगे ऑनलाइन पे जो ऑफलाइन पढ़ा रहे। तो ये भी पक्ष एक है जो लड़कों को रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन की सेवाएं लें और दिल्ली के बोझ को कम करें, यहाँ की भीड़ को कम करें। यहाँ बहुत भीड़